चलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने परिवार बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी 2024 और 25 के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज पर मैथ, रीजनिंग और जीएस की निरंतर क्लासें चल रही हैं और उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी की क्लास धीरे धीरे अपने क्रम में आगे बढ़ रही है। और हमारी इसी सीरीज में आज ज्योग्राफी की 12वीं क्लास होने वाली है। 12th नंबर की क्लास आज हमारी होने वाली है और हमने आज तक वायुमंडल नामक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास पूरी होने के बाद में जो हमारा वायुमंडल नामक एटमॉस्फेयर नामक चैप्टर है हम उसे पूरा कर लेंगे और कल हम इससे संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है ये अनेक परतों से मिलकर बना है। हमने इसमें इन बातों को पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस मंडल में जाने पर टेम्परेचर घटता है, किस मंडल में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और भैया हम इससे संबंधित कुछ जो स्थानीय पढ़ने बची हुई थी उनको हम आज क्लियर करेंगे। दोस्तों, देखते हैं, मैं यहाँ पर आपसे बातें करने वाली हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे थे पानी। क्या पढ़ रहे थे भैया? हम यहाँ पर पानी पढ़ रहे हैं। पानी हम पढ़ रहे थे, इनके बारे में बात कर रहे थे। और इन पाउंड में हमने क्या पढ़ा था? इन पाउंड में हम 3 तरह की पाउंडें पढ़ चुके थे। तीन तरह की पाउंडें पढ़ चुके थे। पहले स्थायी पाउंडें हमने पढ़ी थी, उन पर कौन सी पढ़ी थी? हमने यहाँ पर पढ़ी थी सामयिक पाउंडें। और जिन पाउंडों को हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन लाइनर एग्जाम में या जो वनडे एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? वो पूछे जाते हैं इसी स्थानीय पाउंड। हमने कितनी तरह की हमने पढ़ी थी? हमने 3 तरह की मैंने बताई थी। क्योंकि पहली पाउंडें कौन सी होती हैं? स्थायी पाउंडें, दूसरी स्थानीय और तीसरी होती है हमारी स्थायी पाउंडें। तो देखिए, जब हमारी स्थायी पाउंडें हुई थी हमने पाउंडों को पढ़ा था। वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ध्रुवीय पाउंडें, पोलर विंड्स हमने पढ़ी थी। और क्या पढ़ी थी? हमने विषुवत-रेखीय पाउंडें पढ़ी थी। तो वो किन में थी? वो सब इस चैप्टर की बात हो रही थी। इसलिए वो सब बातें इस चैप्टर की हो रही थी। सामयिक पाउंडें हमने कौन सी पढ़ी थी? जो समय के अनुसार अपनी दिशा चेंज कर रही थी। जैसे कौन सी? स्थल समीर, जल समीर। और क्या पढ़ा था हमने? पाउंडों के बारे में हमने बात करी थी। पाउंड हमने यहाँ पर पढ़ा था और पढ़ा था घाटी समीर, पर्वत समीर। ये सब भाव को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। तो वो किस चैप्टर का भाग था? वो इस टॉपिक का भाग था। आज हम कुछ पाउंडें ऐसी पढ़ने वाले हैं जो हमारी स्थानीय पाउंडें होती हैं। वो होती क्या है? किसी विशेष स्थान पर चलने वाली विशेष प्रकार की जो हवा होती हैं उन्हें हम स्थानीय पाउंडें कहते हैं। वो पाउंडें ऐसी होती हैं कुछ विशेष स्थानों पर एक पड़ती हैं। जैसे कहाँ पर चलेंगी? वो चलेंगी भाई, जैसे भारत और पाकिस्तान के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में क्या चलती हैं? लू चलती हैं। मई और जून के महीने में क्या चलती हैं? लू चलती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर? लू चलती हैं। कहाँ चलते हैं? ये भारत और पाकिस्तान। भारत में चलती हैं। चलती कब है? मई के अंतिम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह। ये पाउंडें जब चलती हैं मई के अंतिम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह तक, जिन्हें हम कहते हैं हीट वेव्स, इन्हीं पाउंडों के कारण भारत में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? इन जो लू होती हैं इनके कारण भारत और पाकिस्तान के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पाउंडें हैं। आज हम इन्हीं पाउंडों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इन्हीं पाउंडों के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे स्थानीय पाउंड में
देखिए यहाँ पर पास कर लेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा टेम्परेचर, ये हमारा क्या है टेम्परेचर है, मानचित्र। अब इस मानचित्र में आपको नजर आ रहा होगा कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र नजर आ रहा होगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्या आप मुझे इन महाद्वीपों के नाम बता सकते हैं अलग अलग, कौन सा महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है, और मैं यहाँ पर आपको साफ साफ लिखे हुए नजर आ रहे होंगे कौन सा महाद्वीप पड़ रहा है किस क्षेत्र में। तो आप बताएं यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ से, ये तो होता है ये वाला भाग, ये कौन सा है, ये है कनाडा, कौन सा भाग है, ये कनाडा का भाग, ये यूएसए को। तो होता क्या है, ये चीनूक पवनें चलती हैं यहाँ पर। उत्तरी अमेरिका में कौन सी पवनें चलती हैं, यहाँ पर चलती हैं चीनूक पवनें, यहाँ पर चीनूक पवनें चलती हैं। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा उत्तरी अमेरिका वाले भाग में चीनूक, और जो ये हमारा है कहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आ रहा होगा शिलोंगपो पवनें, यहाँ पर डॉक्टर हर्मटन पवनें, यहाँ पर खैमसोन, और यहाँ पर बर्ग पवनें चलती हैं, यहाँ पर फोहन चलती हैं, मिस्ट्रोल, बोरा, और यहाँ पर चलती हैं जो हमारा दक्षिण कौन सा नीदरलैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण वाला भाग है, वहाँ पर क्या चलती हैं, वहाँ पर चलती हैं सदरली पवनें, कौन सी सदरली वहाँ पर चलती हैं। तो हमें इन पवनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें कौन सी पवनें पढ़नी पड़ेंगी, सबसे पहले पढ़नी होगी हमें चीनूक पवनें, और इन स्थानीय पवनों की हमें डेफिनेशन लिख देनी है। क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, अब ये पवनें होती क्या हैं, देखिए किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवनों क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। ये किसी विशेष स्थान पर विशेष प्रकार की पवनें होती हैं, या इनसे कुछ विशेष प्रकार की उस स्थान पर गतिविधि होती है। जैसे देखिए कहाँ पर भारत और पाकिस्तान की हम बात करें, यहाँ पर चलती है लू, तो वो लू जो होती हैं जिन्हें कहते हैं हीट वेव्स, वो लू इस प्रकार की होती हैं कि भारत के और पाकिस्तान का जो उत्तरी वाला भाग है, जो भारत और पाकिस्तान का मैदानी क्षेत्र में उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, उनका टेम्परेचर 38 डिग्री से 48 डिग्री के समथिंग पहुँच जाता है। उन पवनों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लू कहते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, भारत के उत्तरी मैदानी भागों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। तो क्या हुआ, इससे एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ, नहीं हुआ, इन बातों से क्या हुआ, एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ। तो किसी निश्चित स्थान पर चलने वाली ऐसी पवनें जो किसी निश्चित कारण का क्या बनती हैं, कारण बनती हैं, विशेष परिस्थिति का कारण बनती हैं, उन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कहाँ पर, अमेरिका की हम बात करें तो जो हमारा उत्तरी अमेरिका वाला भाग है वहाँ पर क्या होता है, चीनूक नाम की पवनें चलती हैं। अब ये चीनूक पवनें होती ऐसे हैं जो ऊपर से चलती हैं मैदानों की तरफ। जब मैदानों की तरफ चलती हैं तो पहाड़ों और मैदानी क्षेत्र में जमे हुए बर्फ को पवनें पिघला देती हैं, और जब वहाँ पे पवनें द्वारा वो बर्फ पिघल जाता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, वहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है। जो हरे भरे मैदान हैं वो बनने लगते हैं क्योंकि बर्फ तो पिघल जाती है। जब मैदान बनने लगेंगे तो क्या होगा, फसल करने के लिए खेती मिलेगी, और जब फसल करने के लिए खेती मिलेगी और बर्फ ये पवनें पिघला रही हैं तो इन पवनों क्या कहते हैं, इन्हें हिमभक्षी पवनें कहते हैं। तो अमेरिका में इन पवनों के द्वारा एक विशेष स्थिति का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, तो इस कारण इन पवनों क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। लिखेंगे ऐसी पवनें जो किसी विशेष स्थान
चलती हैं तथा विशेष परिस्थिति का निर्माण करती हैं। इस परिस्थिति का निर्माण करती है। हमें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्थानीय पवने कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय पवने कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आई कि स्थानीय पवने क्या होती हैं? वरना आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी होंगी। स्थानीय पवने आपको समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा मानना है स्क्रीनशॉट से अच्छी क्या होता है, आप इसको अपने नोट्स के रूप में लिख रहे होंगे। तो देखिए स्थानीय पवने हमें पढ़नी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम स्थानीय पवन पढ़ेंगे चिन्हू। कौन सी? चिन्हू पवनों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब देखिए इधर से शुरू करते हैं, इस वाले भाग से शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताएं, जो हमारा ये वाला भाग है कहाँ है? जो हमारा ये वाला अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र वाला भाग है, इस क्षेत्र में क्या चलती हैं? ये पवनें चलती हैं। आप मुझे बताएं, जो हमारा यहाँ से ये वाला जो पर्वत है, ये पर्वत कौन सा है? ये रॉकी माउंटेन है। कौन सा? रॉकी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये रॉकी पर्वत है। अमेरिका का रॉकी पर्वत है। तो पवनें कहाँ चलती है? रॉकी पर्वत से दक्षिण की ओर चलती है, मैदानी क्षेत्रों की ओर। यह पवनें रॉकी क्षेत्र में, अमेरिका में रॉकी पर्वत से दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की ओर चलती हैं और इनके कारण बर्फ पिघल जाती है। ये चिन्हू पवनें का आपको समझ आया किस क्षेत्र की बात हो रही है? यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। तो पहली पवनें चिन्हू। चिन्हू पवनें लिखेंगे। यह पवनें उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से दक्षिण मैदानों की ओर चलती हैं। और देखिए जब रॉकी पर्वत से दक्षिणी मैदानों की ओर चलेंगी तो क्या होगा? इन पवनों के कारण मैदानों की बर्फ पिघल जाती है। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इन पवनों के कारण मैदानों की बर्फ पिघल जाती है। अब देखिए मैदान जो पवनें होती हैं, स्थानीय पवनें में चिन्हू पवनें हैं, जब ये पवनें चलती हैं तो इनके कारण क्या होती है? बर्फ पिघल जाती है। और जब इनके कारण बर्फ पिघल जाएगी तो इस कारण चिन्हू पवनों क्या कहा जाएगा? इन्हें हिमभक्षी पवनें कहा जाएगा। इसी कारण इन्हें हिमभक्षी पवनें कहते हैं। अब देखिए जब इन पवनों के कारण क्या हुआ? बर्फ पिघलने लगा। तो जब इनके कारण बर्फ पिघल गया तो इसी कारण इनको हिमभक्षी पवनें कहा गया। दूसरी बात आप देखिए, जब ये इन पवनों के कारण बर्फ पिघलेगा तो किस चीज़ का निर्माण होगा? जो मैदानी क्षेत्र में बर्फ जमा हुआ था वो बर्फ तो पिघल गया, तो क्या हुआ? खेती के लिए उपजाऊ जमीन मिली कि नहीं मिली? लिखेंगे इन्हीं पवनों के कारण। अगला पॉइंट, इन्हीं पवनों के कारण
उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों में उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों में उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों में कृषि भूमि से योग्य भूमि से बर्फ हट जाती है, बर्फ पिघल जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बता दिया भैया कि इन्हें हिमपक्षी पवने कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हिमपक्षी पवने? क्योंकि इनके कारण बर्फ पिघल रहा है, और जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, मैदानी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि मिलेगी। जब कृषि योग्य भूमि मिलेगी तो क्या होगा, ये पवने कैसी हैं, लाभदायक पवने हैं। अब देखिए चिनूक, ये शब्द आ रहा है यहाँ पर चिनूक। इस चिनूक का ही मतलब होता है भक्षण करना, भक्षी कहते हैं इनको, चिनूक को। अब कहते हैं कि वहाँ जो अमेरिका था वहाँ पर रेड इंडियन नाम की प्रजाति पाई जाती थी, जनजाति। अब उस जनजाति में चिनूक शब्द की को किस लिए यूज किया जाता है, चिनूक शब्द को किस लिए कहा जाता था, किसी चीज का भक्षण करने के लिए। तो वहीं से चिनूक से क्या किसी का निर्माण हुआ, भक्षी का। अब कोई चीज अच्छी तरह समझ में आएगी, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जो इससे अगले होने वाले पन्ने हैं, चीज़ आप लिख चुके हैं। इसमें क्या करना है आपको, अब इससे अगला पॉइंट कौन सा होगा, चलिए इसमें एक कंट्रोल लिख लीजिए। देखिए जब यहाँ पर बर्फ पिघल जाएगी, जब यहाँ पर बर्फ पिघल जाएगी तो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में कौन कौन सी फसल होती है, यहाँ पर मकई पाई जाती है, मक्का, और क्या हो जाता है, यहाँ पर गेहूँ भी होता है। तो इन्हीं पवनों के कारण, एक पॉइंट और जिसमें जोड़ लीजिए, इन्हीं पवनों के कारण, इन्हीं पवनों के कारण यहाँ इस क्षेत्र में गेहूं में मक्का की खेती होती है। अब देखिए इन्हीं कारण तो कृषि योग्य भूमि मिली। सबसे पहले समझिए, उत्तरी अमेरिका में जो हमारा रोगी पर्वत है, मैंने तुम बताया रोगी पर्वत यहाँ पर कहाँ पर है, और रोगी पर्वत से दक्षिणी मैदानों की ओर कवने चलती हैं। और जब दक्षिणी मैदानों की ओर चलेगी तो क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी। जब बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, कृषि योग्य भूमि मिलेगी। जब कृषि योग्य भूमि मिलेगी तो उसी पर तो फसल होगी, उसी पर किस चीज की फसल हुई, वहीं पर फसल हुई गेहूं की, वहीं पर फसल हुई मक्का की। तो पवने किस लिए लाभदायक हुई, ये पवने जो उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं और मक्का की खेती के लिए लाभदायक हुई। सीधा सीधा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इससे अगले पवने क्या है, इससे अगली जो पवने हैं हमारी वो होंगी फोहन। जिसमें इंपॉर्टेंट पवने हैं, केवल उन्हीं के बारे में एक बार देख लेना है, बाकी मैं आपको टेबल देने वाला हूँ याद करने के लिए। अब देखिए चिनूक पवनों का हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है, देखिए ये ब्लिजर्ड है, कौन सा, नदर्न ईस्टर्न ब्लिजर्ड। ये पवने किधर चल रही हैं, ये पवने कनाडा, ये वाला भाग कौन सा है, यहाँ से ऊपर का भाग क्या है, कनाडा वाला भाग है कि नहीं है, कनाडा। अब इस कनाडा वाले भाग में उत्तरी क्षेत्र से कभी किधर चल रही है, कनाडा वाले भाग में कौन सी हवाएं चलती हैं, ब्लिजर्ड चलती हैं। देखिए इनका कोई इतना तगड़ा भी जनता है नहीं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ब्लिजर्ड पवनें कहाँ चलती हैं। अब देखिए भैया ब्लिजर्ड पवनें कहाँ पर नजर आ रही हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ब्लिजर्ड, क्या, ब्लिजर्ड। अब ब्लिजर्ड पवनें कहाँ पर चलती हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा तो आपको कहाँ बता लेना है, उत्तरी अमेरिका के कनाडा वाले क्षेत्र में। इसमें तो कुछ रटने वाली चीजें हैं नहीं। दूसरा इनको पढ़ चुके हैं हम, इससे अगली कौन सी है, इससे अगली है
अब आते हैं हम अपने इस वाले भाग में। देखिए अमेरिका की हमने कौन सी पढ़ ली, चिनूक पढ़ चुके हैं, मिलीजेट पढ़ चुके हैं, कनाडा वाले क्षेत्र में चलती हैं, उत्तरी वाले भाग से आती हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर तो इससे केवल ऐसे ही आने वाला है। यहाँ पर इंपोर्टेंट थी केवल चिनूक। कौन सी इंपोर्टेंट थी, चिनूक कौन इंपोर्टेंट थी। भैया चिनूक कौन है इंपोर्टेंट थी, हमने डिटेल से पढ़ ली। अब इससे बाद में कौन सी आती है सबसे इंपोर्टेंट, अब आती है हमारी फोहन। देखिए फोहन, अब हम बात करें यूरोपीय क्षेत्र की, तो यूरोपीय क्षेत्र में कौन सी पावनें चलती हैं, फोहन। अब ये फोहन पावनें होती क्या है, ये आल्प्स पर्वत से, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है यूरोप में, कौन सा पर्वत पाया जाता है कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है आल्प्स। यही चिनूक पावनें और जो फोहन पावनें बिल्कुल एक तरह का काम करती हैं। क्या करती हैं, चिनूक पावनें और फोहन पावनें बिल्कुल एक तरह का काम करती हैं। लिखेंगे दूसरी पावनें फोहन। लिखेंगे यह पावनें यूरोप में चलती हैं, यूरोप के नीदरलैंड वाले भाग में चलती है। और देखिए फोहन है वो यूरोप के नीदरलैंड वाले भाग में चलती है। यहीं पर एक पर्वत पाया जाता है, कौन सा, आल्प्स पर्वत। यहीं पर क्या पाया जाता है, एक आल्प्स पर्वत पाया जाता है, और उसी आल्प्स पर्वत पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक आल्प्स पर्वत पाया जाता है, उसी आल्प्स पर्वत से दक्षिण की ओर। लेकिन यह पावनें आल्प्स पर्वत से मैदानों की ओर चलती है, मैदानों की ओर चलती है। अब देखिए आल्प्स पर्वत से मैदानों की ओर चलती है, इस कारण क्या होता है, इस कारण बर्फ, मैदानों में बर्फ पिघल जाती है, मैदानों में बर्फ पिघल जाती है। कृषि योग्य भूमि प्राप्त होती है, कृषि योग्य भूमि प्राप्त होती है। अब देखिए सेम चिनूक पावनों की तरह है कि नहीं है, पावनें वो रोकी बर्फ से चलती थी, आल्प्स पर्वत से मैदान की ओर चल रही है, वो बर्फ पिघला रही थी, ये बर्फ पिघला रही है। उन पावनों के कारण गेहूं और मक्का की खेती अच्छी तरह से हो रही थी, लेकिन इन पावनों के कारण पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा कि जो हमारी फोहन पावनें हैं वो किस फसल के लिए लाभदायक है। सीधा लिखेंगे यह पावनें अंगूर की खेती के लिए लाभदायक है, अंगूर की खेती के लिए लाभदायक है। ये पावनें क्या है, अंगूर की खेती के लिए लाभदायक है। तो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किस तरह की फसलें अंगूर की खेती के लिए लाभदायक हैं, कौन सी पावनें आल्प्स पर्वत के समथिंग चलती हैं, कौन सी पावनें रोकी पर्वत के पास चलती हैं तो चिनूक चलती हैं, आल्प्स पर्वत के पास चलती हैं तो फोहन चलती हैं, गेहूं और मकई की खेती के लिए कौन सी फसल लाभदायक है तो चिनूक है, अंगूर की खेती के लिए कौन सी लाभदायक है तो फोहन है। तो सीधा सीधा एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब जो हमारे सर्कल होने वाली पावनें होंगी उन्हें हम बता दें, अब इसको अपने अच्छे तरह से लिख लीजिए। इससे अगली हमारी होने वाली पावनें कौन सी होंगी आप मुझे बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर अपने लिख लीजिए। अब आप मुझे कहेंगे भैया अब हमें एक बात बताओ, मैं आपसे पूछने लगूँ यहीं पर मेरे पॉइंट, आप भैया एक मिनट आप हमें एक बार बताओ, आपने बता दिया ये पावनें बर्फ पिघला देती हैं,
लेकिन हमने इन बातों ने हमारे सिर में दर्द कर दिया। ये बर्फ़ पिघला क्यों देती हैं? मैंने तुम्हें बताई ये चीज़ें, मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका कि हमने बर्फ़ किस तरह से पिघला देती हैं। देखिए देखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं देखिए, तो देखिए ये हमने क्यों बर्फ़ पिघला देती हैं, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर क्वेश्चन पहले का है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ ये हमने क्यों बर्फ़ पिघला देती हैं। अब देखिए कहाँ चल रही है ये, पर्वत से नीचे की ओर, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा कि क्यों बर्फ पिघल रही है। अब देखिए ये क्या है, हमारा भी पर्वत है, ये हमारा क्या है, पर्वत है, ये हमारा क्या है, मैदान है, ये हमारा भी पर्वत है, ये हमारा क्या है, मैदान है, ये यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, छोटी मोटी घास वगैरह हो रही है। यहाँ पर सूर्य भगवान जी हैं भाई, पहले वाला कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके थे। देखिए ये टॉपिक मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ। और देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में इधर भी कितने पड़ रहे हैं बराबर, इधर भी सूरज जी कितने बराबर मात्रा में पड़ रही हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर 1 किलोमीटर चलने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर तो वैसे ही टेम्परेचर कम है, यहाँ पर कितना है यहाँ के मुकाबले, और यहाँ पर टेम्परेचर का अंतर कितना है, -6 पर किलोमीटर चलने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है पर किलोमीटर पर। तो अधिक गर्मी कहाँ होगी, इस क्षेत्र में अधिक गर्मी होगी, क्या होगा यहाँ पर, अधिक गर्मी होगी, अधिक गर्मी होगी तो निम्न दाब पाया जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, निम्न दाब पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के मुकाबले देखिए सूरज की किरणें इधर पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ के मुकाबले यहाँ पर क्या होगा, अधिक ठंड होगी तो उच्च दाब होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादातर गर्मी होगी, यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि बर्फ जमा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुकाबले यहाँ अधिक है। तो क्या हुआ, जब यहाँ पर निम्न दाब है इस क्षेत्र में, जब इस क्षेत्र में क्या है, निम्न दाब है यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ की पवनें ऊपर उठ जाएंगी इस तरह से, और जो यहाँ पर मौजूद पवनें हैं वो किधर चलेंगी, इधर चलना शुरू हो जाएंगी, इधर चलना शुरू हो जाएंगी। तो क्या हुआ, जो ठंडी पवनें नीचे की तरफ आती हैं, यहाँ तक आते हैं तो वो गर्म होने लगती हैं, इस कारण क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें इन्हें करा चुका हूँ। अब देखिए, अब आते हैं हम अपनी अगली पंक्ति पर। वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी डॉक्टर हरमटन पंक्ति। अब आप मुझे बताओ भैया, इसमें इस वाले चैप्टर में जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मानचित्र लगा हुआ है, इसमें आपको कहाँ पर डॉक्टर हरमटन लिखा हुआ नजर आ रहा है। भाई आप कहोगे भैया यहाँ पर तो मिस्टर लिखा रहा है, यहाँ हैनम, यहाँ बोरा, फोन, इलेस्टोन, ब्लिजर्ड, चिनूक, और तुम्हारी यहाँ जब जाएंगे तो पंप ऑयल है, और इधर जाएंगे तो कौन सा, सदरली है, इधर जाएंगे तो कौन सा है, ये है देखिए। लेकिन हमें तो इसमें फोन नहीं दिखा। मैंने कहा 1 मिनट रुको भैया, इधर हम छोड़ चुके हैं, ये क्या है, ये ही है हमारी डॉक्टर हरमटन पवने, ये है हमारी श्लोको पवने, ये है हमारी खैमसोन पवने, ये है हमारी हुड्स। यहीं से देखिए क्वेश्चन आता है। चौथा टॉपिक जो कौन सा है हमारा, वो है हमारा डॉक्टर हरमटन पवने, हरमटन या डॉक्टर हरमटन लिखेंगे भैया, हरमटन या डॉक्टर हरमटन। देखिए क्या लिखेंगे, तीसरी डाल लिखेंगे हरमटन पवने। हरमटन पवने क्या होता है, सहारा का रेगिस्तान है। कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या है, सहारा रेगिस्तान आपको नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, सहारा नहीं, ये यहाँ पर क्या है, मरुस्थल वाला भाग है कि नहीं है, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल वाला भाग है, ये मरुस्थल वाला भाग है। अब जब यहाँ ये मरुस्थल वाला भाग है तो यहाँ पर सूर्य किरणें पड़ेंगी, यहाँ पड़ेंगी, इधर पड़ेंगी,
अब क्या होगा, यहाँ से पवनें ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र पाया जाएगा और इधर उधर वो पवनें चलने लगेंगी। देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये एक स्थानीय विशेष पवनें होती हैं। अब हुआ क्या, ये पवनें यहाँ से उठी, यहाँ से उठी और किधर चलने लगी। मैं आपसे यहाँ पर एक बात और पूछने लगूँ, ये वाला क्षेत्र है हमारा, कहाँ गया भैया, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पवनें उठी और इधर उधर चलने लगी, कुछ तो इधर चली गई, इनको सिरोंको कहा गया, इधर गए तो खैमसोन, इधर गए तो हरमट्टन, उधर गए तो हुब्स। अब देखिए इनके नाम का आधार भी हमने याद कर सकते हैं। जैसे देखिए भाई, लिखेंगे डॉक्टर हरमट्टन पवनें, यह पवनें गर्म मरुस्थल से तटीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। अब ये पवनें क्या होती है, गर्म मरुस्थल से तटीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। आपसे एक बात पूछने लगूँ भैया, हमारा एक स्थान है, यहाँ पर है पानी, ये हमारा है दूसरा स्थान, यहाँ पर क्या है, गर्म रेत का क्षेत्र है, गर्म रेत। इधर से प्रकाश पड़ना शुरू हुआ, इधर ही बढ़ा, इधर ही बढ़ा और इधर भी बराबर मात्रा में बढ़ा। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो यहाँ से वायु उठेगी, यहाँ से वायु उठेगी तो किस वायु में नमी की मात्रा अधिक होगी, इस वाली में या इस वाली में। देखिए पानी से वायु उठेगी, पानी गर्म होने पर जाहिर सी बात है उस वायु में क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी। लेकिन जो गर्म रेत वाला क्षेत्र है, क्या उस वायु में नमी की मात्रा होगी, जी नहीं, उस वायु में नमी की मात्रा नहीं होगी। तो जब इस वायु में नमी की मात्रा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये पवनें गर्म मरुस्थल से तटीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं और गर्म मरुस्थल के गर्म होने के कारण ही ये पवनें बनती हैं। तो क्या लिखेंगे, यह पवनें गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं, यह पवनें गर्म होने के साथ शुष्क भी होती हैं। अब ये पवनें गर्म होने के साथ साथ क्या है, शुष्क भी हैं। तो जब ये पवनें चलती है ना, जब ये पवनें चलती हैं तो ये पेड़ों के तनों में दरार डाल देती हैं, इतनी सूखी पवनें होती हैं जब ये चलती हैं। अब भैया ये क्या लॉजिक हुआ, क्या हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ। अब देखिए जब गर्म पवनें चलती हैं और क्या होती हैं, ऐसी पवनें चलती हैं जिनके अंदर नमी नहीं पाई जाती। देखिए ये पवनें मरुस्थल से उठती हैं और गर्म है, पर लेकिन इनके अंदर नमी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गर्म मरुस्थल से उठी हैं। यदि जलीय क्षेत्र से उठती होती तो क्या होता, इनके अंदर नमी होती, लेकिन मरुस्थल क्षेत्र से उठी है तो नमी नहीं है। अब जब ये किसी चीज़ के संपर्क में आएंगी तो उसकी नमी को सोखने का काम करेंगी। जैसे जो सर्दियों में हमारे यहाँ पर ठंडी पवनें होती हैं, वो हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं और हमारी नमी को सोख लेती हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारे हाथों फटने लगते हैं। इसी कारण ये गर्म पवनें होती हैं और जब पेड़ों के संपर्क में आती हैं तो ये पेड़ों के तनों को फाड़ देती हैं, उनके अंदर दरार पड़ने लगती है, उनकी नमी को ये पवनें क्या करती हैं, सोख लेती हैं। बड़ी डेंजर तरह की पवनें हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में जब ये कहाँ पहुँचती हैं, जब ये पहुँचते हैं तटीय क्षेत्र में। अब तटीय क्षेत्र में पहुँची तो तटीय क्षेत्र में पहुँचने के बाद में क्या होगा, यह पवनें लिखेंगे, यह पवनें तटीय क्षेत्र में पहुँचने पर तटीय क्षेत्र में पहुंचने पर क्या करती हैं, नमी को ग्रहण करती हैं। यह पवनें तटीय क्षेत्र में पहुंचने पर नमी को ग्रहण करती हैं तथा मौसम कैसा बना देती हैं,
यह अपने मौसम सुहावना बना देती हैं। तथा लोगों को राहत देती हैं। और देखिए तटीय क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर नमी को सोख लिया, नमी को सोखने के बाद उन्होंने क्या करा, मौसम को सुहावना बना दिया। जब मौसम सुहावना बन जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। इसी कारण इनको कहा गया डॉक्टर हर्मटन। लिखेंगे ये तीसरा पॉइंट, इसी कारण आप इस चीज को क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। और हम कहाँ चलती हैं, ये अफ्रीका के पश्चिम भाग से पूर्वी अफ्रीका की ओर चलती हैं। ये क्या है, ये अफ्रीका का रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। ये हमने अफ्रीका के रेगिस्तान क्षेत्र से तटीय क्षेत्र की ओर चलते हैं। इस पॉइंट को ये है पौने अफ्रीका के मरुस्थल से अफ्रीका के मरुस्थल से तटीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। इनके बारे में कहने में इतना ही पढ़ना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बस उन्हें पढ़ लेना कि भैया कौन सी पौने ऐसी होती हैं जो मौसम को सुहावना बना देती हैं, कौन सी पौने ऐसी होती हैं डॉक्टर हर्मटन पौने कहा जाता है, इन पौनों को डॉक्टर पौने क्यों कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने सब कारणों को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया, तो क्या कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी इंट्रो ले सकते हैं आप, इसमें अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। इससे बिल्कुल ज़्यादा ये होगी। क्या है इससे अगला पॉइंट, इससे अगला पॉइंट है हमारा भाई ये शिरोंको लॉलत पॉइंट। देखिए इससे अगली पॉइंट कौन सी है, यहाँ पर आ रही है कौन सी। अब देखिए जो हमारा यूरोप वाला भाग है, यहीं पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा शिरोको पौने। कौन सा भैया, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर शिरोको पौने। तो लिखेंगे भैया ये है पौने पश्चिमी अफ्रीका से। देखिए इस क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं, इस वाले क्षेत्र की। कौन सी पौने है हमारी, हम कहते हैं लॉलर पौने कहते हैं। अब देखिए पौने करती का काम है, यहाँ से देखिए सीधा सीधा ये पौने इस मरुस्थलीय क्षेत्र से कहाँ गई हुई, इस वाले मरुस्थलीय क्षेत्र से। कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस मरुस्थल क्षेत्र से क्या होती हैं,
यहाँ से गर्म होने के बाद में ऊपर की ओर चलना शुरू करती हैं, इस दिशा के साथ, इस दिशा की तरफ चलना शुरू करती हैं। कौन सी सिरोंकों को पवनें। अब देखिए ये वाला क्षेत्र क्या है हमारा, ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। जब पवनें यहाँ से उठेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर कभी कभी धूल भरी आंधियां भी चलती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये पवनें क्या करती हैं, उस मरुस्थल में लाल तरह की लाल मिट्टी पाई जाती है, मतलब रेत के लाल कण पाए जाते हैं। तो अपने अंदर क्या करती हैं, उन किरणों का समावेश करती हैं। जब पवनें ऊपर उठेंगी तो वहां से क्या करेंगी, लाल मिट्टी के कणों का समावेश करेंगी। जब लाल मिट्टी के कणों का समावेश करेंगी और जब ये वाला क्षेत्र भूमध्य सागर, जब इस भूमध्य सागर में ये वाला क्या है, भूमध्य सागर, और जब इस भूमध्य सागर में पहुंचेंगी तो यहाँ से क्या करेंगी, वो नमी को ग्रहण करेंगी। सूखी पवनें थी, मरुस्थलीय क्षेत्र से उठी थी, लाल मिट्टी के कणों को उन्होंने ग्रहण किया था, और यहाँ पर भूमध्य क्षेत्र से क्या करा, नमी को ग्रहण करा। और नमी को ग्रहण करेंगे तो किस तरह की वर्षा होगी, यहाँ पर वर्षा होने लगेगी। कहाँ पर, क्या है क्षेत्र, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ फ्रांस है, यहाँ पर इटली है। तो क्या हुआ, इस क्षेत्र में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन क्षेत्र में वर्षा होने लगती है। और वर्षा भी कैसी होती है, कभी कभी लाल रक्त की वर्षा होती है। रक्त बोले तो वो नहीं होते, जो मिट्टी के कण उठाए थे इसने, लाल मिट्टी के कण जो उठाए थे, वो मिट्टी के कण इस पानी में घुल करके बरसने लगते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं भैया रक्त वर्षा हो रही है। और ये रक्त वर्षा अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती है। क्या होती है रक्त वर्षा, अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती है। बस ये चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है, जो चीज़ें मैंने तुम्हें नोट पॉइंट में लिखेंगे। यह पवनें अफ्रीका के पश्चिमी भाग से दक्षिणी यूरोप की ओर चलती हैं। तथा अपने साथ लिखेंगे अपने साथ मरुस्थल से लाल मिट्टी के कण लाती हैं। दूसरी बात देखिए, तथा भूमध्य सागर से अभी जो भूमध्य सागर है, यहाँ से नमी ग्रहण करेगी, नमी ग्रहण करके वर्षा होने लगती है। क्या करने लगती है, नमी ग्रहण करके वर्षा करने लगती है। कभी कभी यह वर्षा कैसी होती है, कभी कभी यह वर्षा लाल होती है। लाल किस कारण होती है, मिट्टी के कारण, मिट्टी के कणों के कारण। मिट्टी के कणों कारण लाल वर्षा होती है। इस कारण इस वर्षा को कहते हैं, इस कारण होने वाली वर्षा को लाल रक्त वर्षा कहते हैं। रक्त वर्षा कहते हैं। ये चीजें तुम्हें समझ में आई, क्यों इसे लाल रक्त वर्षा कहते हैं।
अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया मैंने भैया। ये वाला क्षेत्र है, इसमें स्थलीय क्षेत्र से वायु उठेगी, वायु उठेगी अपने साथ में लाल रक्त मिट्टी के कण उठाएगी, उठाने के बाद में किधर चलेगी, ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी। यहाँ इस क्षेत्र से जो भूमध्य सागर वाला भाग है, जब मैं भी पढ़ेंगे तब इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे कौन सा सागर कहाँ पर है। फिलहाल आप इस तरह से देख लीजिए, ये वाला सागर क्या है, मध्य सागर है, ये वाला भूमध्य सागर। और यहाँ पर आने के बाद में नमी को ग्रहण करेगी, नमी ग्रहण करने के बाद में किस तरह का निर्माण है कि वर्षा का निर्माण करेगी। किस क्षेत्र में, स्पेन में, इटली में और ब्रिटेन में। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा होने लगती है, कभी कभी लाल रंग की होती है, इसका नीचे खूनी वर्षा कहते हैं। यह वर्षा क्या होती है, अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा अंगूर की खेती के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। आप इसको नोट ले लीजिए, जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं मुझे क्या कर सकते हैं, अपने रसीद नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन आपको हो चुके हैं। अब इसी में लिखेंगे सिरोंको को, जो सिरोंको को अर्थ आती है, इसमें हमें 1 पॉइंट और लिख देना है। वायु को या वायु को इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, देश नाम, देश का नाम क्या जाएगा, इटली। क्या नाम आ जाएगा देश का, इटली। इटली किस नाम से जानी जाती है, सिरोंको। दूसरा नाम क्या जाएगा भैया, दूसरा आ जाएगा सीनियर। दूसरा नाम क्या है, अराप्लाइडेज। यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है, यहाँ पर जानी जाती है सीमून के नाम से। देखिए, जो हमारा अराप्लाइडेज है कहाँ गया, जो हमारा ये वाला भाग है, इसमें अरब पेनिनसुला में, यहाँ पर जानी जाती है सीमून के नाम से। तीसरी आती है भैया खामसी। अब जाता है हमारा तीसरा देश, खामसी। क्या आता है हमारा, मिस्र की हम बात करें तो यहाँ पर जानी जाती है, ये किस नाम पे जानी जाएंगे, यहाँ पर खामसी। अब आता है हमारा चौथा, जो हम इसकी बात करने लगेंगे, यहाँ पर जाने जाएंगे ट्यूनीशिया। यहाँ पर बात करेंगे ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में किस नाम पे जाने जाएंगे, यहाँ पर जाने जाते हैं चिली के नाम से। चौथा कौन सा जाएगा भाई हमारा, जो आता है हमारा पांचवा क्या होता है, स्पेन। कौन सा देश रहेगा यहाँ पर हमारा भी, और देखिए स्पेन में भी चलती है वर्षा, तो स्पेन। अब देश आता है हमारा स्पेन। स्पेन में क्या चलती है, ये लेवेस के नाम से, स्पेन। यहाँ पर जानी जाती है ये लेवेस के नाम से। छठा आता है हमारा पुर्तगाल।
चलती हैं लेवेश के नाम से। लेवेशिया लेवेश के नाम से। देखिए अलग अलग देशों में क्या हुआ, इनका अलग अलग नाम पाया गया। तो ये सब क्या है, इस श्रीलंका को लाल रक्त वर्षा के ही नाम है। जैसे पूछेगा कि खामसिन किस देश में चलती हैं, मिस्र में चलती हैं, तो ये क्या है हमारी श्रीलंका को वायु के नाम है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चलती हैं। मधुस्थल से एक ही से उठती हैं, लाल रक्त कण ग्रहण करती हैं, वर्षा करती हैं। तो क्या हुआ, ये चीज़ें हमें अच्छी तरह समझ में, ये टेबल हमें याद कर लेंगे। दूसरा भैया आता है आपका, इससे अगली जो कौन होंगी वो कौन सी होने वाली हैं, वो होती है हमारी मिस्टोल। मिस्टोल की हम बात करें भाई, मिस्टोल कहाँ है इसमें, और देखिए ये हमारा क्षेत्र है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा यूरोपीय क्षेत्र है। कौन सा भैया, ये वाला भाग क्या है हमारा, यूरोपीय है। अब यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट नाम हमारा होगा मिस्टोल के नाम से। किस नाम से, मिस्टोल के नाम से पौधे चलती हैं। तो यहीं पर लिखेंगे भैया मिस्टोल पौधे, अगला पॉइंट डाल के। ये भी कैसी है, यूरोपीय पौधे हैं, लिखेंगे मिस्टोल। अब ये मिस्टोल पौधे क्या होती हैं भाई, मैं तो बताने लगा हूँ। मिस्टोल पौधे क्या होती हैं, ये हमारी, ये चलती कहाँ पर है, ये चलती है हमारे यूरोपीय क्षेत्र में। लिखेंगे यह यूरोपीय क्षेत्र में चलती है, यूरोपीय क्षेत्र में चलती हैं। और एक ठंडी पौधे हैं, और कैसी हैं, और कैसी हैं, ठंडी पौधे हैं, ठंडी पौधे हैं। अब देखिए यूरोप में ये क्षेत्र कौन सा है, स्पेन, फ्रांस, स्पेशल स्पेन तथा फ्रांस में यह पौधे चलते हैं। तथा क्या करती हैं, तथा ठंड बढ़ा देती हैं। अब देखिए ठंड बढ़ा के देती हैं, ये पौधे जलती हैं इस तरह से। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, ये वाला मैप है हमारा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो ये पौधे इस दिशा से आती हैं, इस दिशा से ऐसे आने शुरू होती है। अब जब ध्रुव की दिशा, ध्रुव की साइड से आएंगी, तो ध्रुव की साइड क्या होता है, धूप कम पहुँचती है, धूप कम पहुँचती है, तो यहाँ पर कैसा पानी पाया जाता है, ठंडा पानी पाया जाता है। ठंडे पानी के संपर्क में वो होकर आती है, तो शुष्क पवनें होती हैं, शुष्क पवनें होती हैं और ठंडी होती हैं। और जब किसी मैदानी क्षेत्र में जाएंगी, तो वहाँ पर क्या करेंगी, टेम्परेचर को डाउन करेंगी। तो ये पवनें क्या होती हैं, ये काफ़ी कष्टकारी वाली होती हैं, फ्रांस तथा स्पेन में ठंड को बढ़ा देती हैं। मेन चीज़ें लिखवा दी चीज़ आपको बस, इनमें आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। अब इससे अगली हमारी पौधे कौन सी होंगी भैया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, ग्लोब होता है। अब यहाँ तक तो सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, यहाँ नहीं पहुँच पाती, तो इधर से आने वाली हवा जो होगी ध्रुव की तरफ, ध्रुव से 0 डिग्री लाइन की तरफ जो हवा आएगी वो कैसी होगी, ठंडी हवा ही होती है। 0 डिग्री लाइन से ध्रुव की ओर जाती है, गर्म हवा होती है। सीधी सीधी बात, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल दिखाने वाले चीज़ें हैं नहीं। अब देखिए यहीं पर मैं बात करूँ कौन सी, बोरा पौने, कौन सी पौने की बात करूँ, इससे अगली जो स्टोर से अगली आती है बोरा। कौन सी पौने की बात करूँ, बोरा। देखिए ये हमारा क्या है, क्षेत्र है हमारा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इस क्षेत्र में, इस यूरोपीय क्षेत्र में यहाँ पर लिखा हुआ है बोरा। कहाँ पर लिखा हुआ है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है बोरा। अब बोरा चलती कहाँ पर है, ये इटली के पास वाले क्षेत्र में बनती है, एड्रियाटिक सागर के पास में चलती हैं।
और ठंडी पवनें होती हैं इस कारण इटली में ठंड का अनुमान करते हैं। क्या करते हैं, इटली वाले भाग में क्या करते हैं, ठंड बढ़ा देते हैं बोरा पवनें। यह पवनें इटली के पास एडियाटिक सागर में चलती हैं तथा ठंडी पवनें होती हैं। इस कारण क्या करती हैं, इस कारण ये इटली में ठंड बढ़ा देती है, इटली में ठंड बढ़ा देती है। ये पवनें कहाँ चलती है, इटली के पास में चलती है और एड्रियाटिक सागर के साथ चलती हैं, ठंडी पवनें होती हैं। इसका क्या होता है, इटली में ठंडी पवनें बढ़ा देती हैं। इसका क्या आप ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जो हमारी सैली पवनें होंगी वो हमारी कौन सी होने वाली हैं, इसी को हम यहाँ पर अब हम इससे अगली पवनें पढ़ेंगे भाई। ये पवनें शायद हम लिखवानी भूल गए थे, कौन सी पवनें लिखवानी भूल गए थे भैया, बिलीजार्ड। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा उत्तरी अमेरिका में एक क्षेत्र, कौन सा, बिलीजार्ड। कौन सा, यहाँ पर एक क्षेत्र है बिलीजार्ड, ये पवनें। तो ये बिलीजार्ड पवनें आपको कहाँ नजर आ रही है, उत्तरी अमेरिका में। लिखेंगे बिलीजार्ड, यह पवनें उत्तरी अमेरिका में चलती हैं, उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। इस कारण वहाँ पर क्या चलता है, इस कारण वहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलती हैं, इस कारण वहाँ पर क्या आते हैं, बर्फीले तूफान आते हैं। तो ये कौन सी पवनें है, ये हमारी बिलीजार्ड पवनें है। अब हमारी अंतिम पवनें कौन सी होंगी, वो होगी हमारी बुरान। अब देखिए बुरान पवनें कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं हमारी आपको इस एपिसोड में बताऊंगी, मैप में चलते हैं अगली बार में। अब देखिए हमने क्या पढ़ ली, हार्मटन पढ़ ली, फिर हम लोग पढ़ ली फोहन पढ़ ली, वेटर ली, मिस्ट्रोर, बोरा और तुम्हारी ब्लिजर्ड, चिनूक, ये सब पवनें हम पढ़ चुके। देखिए बर्ग जो आएगी, बर्ग कहाँ चलती है, दक्षिण अफ्रीका में चलती है। सीधी सी बात है, कहाँ चलती है बर्ग, दक्षिण अफ्रीका में चलती है। केवल इतना याद रखना है, बर्ग कहाँ चलती है, दक्षिण अफ्रीका में। अब आती है हमारी सदरलीज। सदरली कहाँ चलती हैं, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग से ऊपर की ओर चलना शुरू होती हैं, ठंडी पवनें होती हैं और वहाँ पर अच्छा वातावरण बनाती हैं। तो सदरली यहाँ पर आ जाएगी। अब आती है हमारी बुरान, ये वाली पवनें। ये जो बुरान पवनें होती हैं ये उत्तरी एशिया में चलती हैं। ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला, यहाँ ये वाला भाग कौन सा है, एशिया का भाग है। तो लिखेंगे अब हम बुरान पवनें। क्या लिखेंगे भैया, बुरान। यह पवनें उत्तरी एशिया में चलती है, उत्तरी एशिया में चलती हैं तथा मंगोलिया, रूस,
किसे प्रभावित करती हैं? रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया को प्रभावित करती हैं। यहीं पर मैं आपसे बात करने लगूँ भाई, ये पुराना पवनें आ रही हैं घर से, उत्तरी ध्रुव की साइड से आ रही है, मतलब ठंडी हवा होंगी। कैसी होंगी? ठंडी होंगी। अब देखिए ठंडी पवनें होंगी ना, कैसे लिखेंगे? यह ठंडी पवनें होती हैं। इस कारण यह पवनें शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। शीत ऋतु की तीव्रता बढ़ा देती है। ये क्या हुई? हमारी पवनें कंप्लीट हुई। अब देखिए हमने कौन कौन सी पवनें पढ़ा चुके हैं। देखिए ये हम बिलीगर पढ़ चुके, उत्तरी ध्रुव में कनाडा के पास में चलती हैं। सीमू कौन सी मैं बताऊँ भाई, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कौन सी, हरमट्टन पढ़ ली, सिरोंगो को पढ़ ली, खामसिंग, फोहन, चीनूक, और तुम्हारी चीनूक पढ़ के, और बारक पढ़ ली हमने, डॉक्टर बिन पढ़ ली, डॉक्टर हरमट्टन, और तुम्हारी कौन सी, इसमें से ज़्यादातर पवनें हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो पवनें पढ़ने वाले होती थी, जैसे बोरा होगी, निस्टोर होगी, बुरान होगी, नारदर, 22 और 22, ये जो 22 पवनें हैं ये कहाँ चलती हैं? ये फ्रांस के आसपास में चलती हैं। और ये कौन सी हमने पढ़ी हैं? अब देखिए विली, तो ऑस्ट्रेलिया का मैं तो पहले बताया था कि विली एक चक्रवात का नाम है, ऑस्ट्रेलिया के पास में चलता है, इसमें कुछ याद करने वाली पवनें नहीं है। तो जो फ्राइमेन कहाँ चलती है? ब्राज़ील में चलती है। फ्राइमेन कहाँ चलती है? ब्राज़ील में चलती है। तो इसमें 8-10 पवनें, इतनी सारी पवनें हैं ये, इसमें से मेजर रूप से हमें कितनी पवनें पढ़नी होती हैं? इसमें मेजर रूप से 10 या 15 पवनें याद करनी होती है, वहीं से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि यदि हम सभी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सभी चीज़ें मेजर पॉइंट में याद नहीं हो पाएंगी, हमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर लेना है। हमने कौन सी पवनें पढ़ी? आज की इंपॉर्टेंट पवनें पढ़ी, और कहीं ना कहीं पवनों ने ये बात खोजने की कोशिश भी करी कि कौन सी पवनें गर्म होती हैं, कौन सी ठंडी होती हैं, किस कारण पवनें जो होती हैं किस कार्य करती हैं, किस क्षेत्र पर क्या उनका प्रभाव पड़ता है। हमने यदि चिनूक पढ़ा है तो चिनूक के बारे में डिटेल से ये पढ़ा है कि किस कारण ये इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह की खेती को प्रभावित करती हैं, ये इनके काम क्या हैं। तो इन पवनों को हमने अच्छी तरह से क्लियर किया है। दोस्तों आज हमारा वायुमंडल चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। वायुमंडल क्या हुआ? खत्म हुआ, या कंप्लीट हुआ। देखिए मेरा मानना यह है, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था वायुमंडल, ये हमने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के आधार पर कंप्लीट करा है और एक एक चीज़ों को डिटेल से पढ़ा है कि भाई यदि वायुमंडल में ऊपर जाकर गर्म हवाएं हो रही हैं तो किस कारण हो रही है। यदि वायुमंडल की हमने बात करी है, यदि हमने स्थानीय हवाओं की बात करी है तो किस हवा को स्थानीय हवा क्यों कहा जाता है, इन चीज़ों को लॉजिकल रूप में हमने पढ़ा है। तो मेरा मानना है ये सब टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।